बैंकिंग फिनांस फरवरी का सेकेंड वीक का करंट अफेयर है। हम लोग इसको आज करेंगे। सेबी ने खुदरा निवेशकों को 1 अगस्त 2025 से एल्गो ट्रेडिंग में शामिल होने की अनुमति दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिदम बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग में विनियमित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा पेश की है। नए ढांचे के तहत खुदरा निवेशकों को पंजीकृत दलाल के माध्यम से सेबी की प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुविधा मिलेगी, जिस पर पहले संस्थागत खिलाड़ियों का दबदबा था। ब्रोकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को 1 अप्रैल 2025 तक विस्तृत कार्यक्रम नामक तैयार करने का काम सौंपा गया, जो नए मानदंड 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होने वाले हैं। यहाँ देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट है डेट पूछ देगा कि 1 अगस्त 2025 से कब से प्रभावी होगा, तो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो जाएगा। सेबी ने किया है खुदरा निवेशकों को एल्गोरिदम ट्रेडिंग। सेकेंड है, केएल ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मौजूद करने के लिए WB से 24 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया। केएल की सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से 2424.28 करोड़ रुपए लगभग 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में ऋण के साथ केएल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम का मंजूरी दिया है। तो केएल की सरकार जो है वर्ल्ड बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण लिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने महिला के लिए भारत का पहला व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हर आइजोन केयर लॉन्च किया है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। हर ईजोन केयर लॉन्च किया है बजाज अलियांज ने। पीएनबी मेटलाइफ ने स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान लॉन्च करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गुरुग्राम हरियाणा में स्थित पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पीएनबी मेटलाइफ स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन लॉन्च किया है। आरबीआई ने 2 शहरी सहकारी बैंक को स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दी। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में 2 शहरी सहकारी बैंक के स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दे दिया है। ये आरबीआई का न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आप लोग याद रखें। इसमें वास्को ड गामा गोवा में स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ठाणे महाराष्ट्र में स्थित सरकारी बैंक लिमिटेड में विलय कर दिया गया। साथ ही सतारा जो कि महाराष्ट्र में ही है, पुणे कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव को पुणे महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ा सहकारी बैंक के साथ विलय कर दिया। देखिए, सतारा बैंक जो है सतारा में है, पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को पिंपरी चिंचवाड़ा सहकारी बैंक के साथ विलय किया है। पहला है वास्को डी गामा में स्थित है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड का विलय कर दिया गया है। फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ऋण देने के लिए बड़ोदरा गुजरात में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है ना बड़ौदा में स्थित बड़ौदा बैंक के साथ क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2027 तक रूफटॉप सोलर पैनल वाले 1 करोड़ घर को लक्षित करने की पहल है। इसमें 7% के रूप में 7% प्रति वर्ष के रूप शुरू होने वाले ब्याज दर 6 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। एसबीआई ने Q3 फिनांशियल 25 के लिए एनपी में 84.32% की वृद्धि के साथ 16,891 करोड़ रुपए की रिपोर्ट की। मुंबई महाराष्ट्र 2025 स्थित भारतीय स्टेट बैंक ने अपने शुद्ध लाभ में 84.32% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2024-25 Q3 की बात करें 91 से 64 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,891 करोड़ रुपये हो गया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष बैंकिंग पैकेज लॉन्च किया। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष रूप में डिजाइन किए गए बैंकिंग उत्पाद और सेवाओं का विशेष सेट को लॉन्च किया है। अब उसका नाम हम लोग आगे पढ़ते हैं। नए लॉन्च किए गए ऑफर में वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा FD शामिल है। खाता है सेविंग अकाउंट और FD भी जमा है। इसे बुजुर्ग व्यक्तियों को अनूठी वित्तीय जरूरतों पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे पढ़ते हैं कि फिनांशियल 25 के लिए आरबीआई की 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की मुख्य बात है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंक एग्जाम के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी लाया है। इसमें 6ठा बाई मंथली आता है, 1-2 महीने पर इसको रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए फिनांशियल 24-25 में 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई गवर्नर कार्यभार संभालने के बाद अब नया गवर्नर भी आ गया है संजय मल्होत्रा, जो कि
शायद 26वें गवर्नर है यहाँ आरबीआई के। ये एमपीसी की 53वीं बैठक थी और अंतिम बैठक थी, फिनंशियल 25 की अंतिम बैठक थी। अब नया से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल में पहला आ जाएगा ये। 6 सदस्यीय कमेटी इसमें बैठता है, इसमें 6 सदस्य का कमेटी होता है ये बाई मंथली में। इसमें अनुमान लगाया है कि भारत का जो जीडीपी होगा उसमें 6.7 कर दिया गया है, जो फिनंशियल 25 में 6 के पहले अनुमान से अधिक है। तो अब फिनंशियल 26 में जो होगा जीडीपी भारत की 6.7% होगा। बैठक में एमपीज के सदस्य कौन कौन थे? तो नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, राजीव रंजन और एम राजेश्वर राव शामिल। देखिए इंटरव्यू में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एमपीसी में कितने मेंबर होते थे? 6 मेंबर। अभी प्रेजेंट में कौन कौन है? तो सौगात भट्टाचार्य, नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, संजीव रंजन और एम राजेश्वर राव शामिल है। देखिए यहाँ से इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को करने के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन और fin.in लॉन्च किया है। अब एक दो इंटरनेट साइट है बैंक.इन और fin.in को लॉन्च किया गया। आरबीआई ने सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट लेन देन के लिए अतिरिक्त प्रणाली कारक लागू करने की योजना की घोषणा की है। आरबीआई ने घोषणा किया कि मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय वाले भारतीय प्रतिभूति ब्यूरो सेबी के साथ पंजीकृत गैर बैंक ब्रोकर अब सीधे नेगोशिएटेड लीडिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मानदंड और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दिशानिर्देश कार्यान्वयन को 1 साल के लिए स्थगित करने के लिए फैसला किया, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2026 से पहले नहीं तय की गई है। और यहाँ नया पॉलिसी रेट आया है आरबीआई का। इसमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि फिलहाल में प्रेजेंट में कितना रेपो रेट है। तो क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आता है। तो रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? 6 बाई मंथली पॉलिसी के अनुसार 6.25 है रेपो दर। रिवर्स रेपो 10 के तहत से जो पहले था वही है 3.35, रेपो दर 6.25 हो गया। अस्थाई जमा सुविधा दर एसडीएफ बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड अस्थाई जमा सुविधा दर 6%। इस सीमांत अस्थाई सुविधा दर 6.50, नकद आरक्षित अनुपात 4% और वैश्विक तरलता अनुपात एसएलआर 18% और बैंक दर 6.5%। बैंक दर रेपो दर ये ज़्यादा पूछता है। रिवर्स रेपो 3, बैंक दर 6.25, रिवर्स रेपो 3.35 और बैंक दर कितना है 6.50। और सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन जितना ज़्यादा पूछता है एसएलआर 18% रहता है और सीआरआर 4% ही हर समय रहता है। एंजल वन एएमसी ने भारत का पहला निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ इंडेक्स फंड को लॉन्च किया। मुंबई में स्थित है एंजल वन। एंजल वन क्या एक डीमेट एक जो अकाउंट होता है, डीमेट खाता खोलता है। एंजल वन जो होता है ना, यहाँ से हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए ही एक ब्रोकर है। एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंजल वन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी 2 नए फंड ऑफरिंग लॉन्च किया, जिनका नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ, जो भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेड फंड है, और एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है। देखिए ये अगर बैंकिंग सेक्टर से बाहर का है, इसमें आता है आपको बैंकिंग में ही आता है, लेकिन एडवांस बैंकिंग बोल सकते हैं इसको, जो कि ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग का न्यूज है ये सब। एम्फीबीम एवेन्यूज के डेडी फफे ने भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में प्रवेश करने के लिए एनपीसीआई से टीपीएपी लाइसेंस प्राप्त किया। गांधीनगर गुजरात मुख्यालय वाली एक प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड ने घोषणा की कि इसकी सहायक कंपनी Rediff.com इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म रेडिफ के लिए सोशल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त किया। आरबीआई ने नियामकीय गैर अनुपालन के लिए फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक पर 35.60 लाख करोड़ जुर्माना लगा। जुर्माना का क्वेश्चन जो होता है ना, फिलहाल जो पूछता है करंट मंथ से, लेकिन अब देखिए इसको पढ़ना जरूरी है, आरबीआई का है। भारतीय रिजर्व बैंक विशिष्ट नियामक दिशा में पालन न करने के लिए फेडरल बैंक पर और करूर वैश्य बैंक पर 35.60 लाख करोड़ रुपये जुर्माना लगा दिया है। फेडरल बैंक पर जमा राशि के ब्याज दर पर आरबीआई दिशा में पालन न करने के लिए 27.30 लाख करोड़ रुपया 27.30 लाख रुपया और करूर वैश्य बैंक पर 8.30 लाख रुपया लगा गया। एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूपीआई पर क्रेडिट लाइन की पेशकश के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। फरवरी 2025 में लघु वित्त बैंक को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त हुई। 12 फरवरी 2025 से प्रभावी यह कदम मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान आरबीआई की दिसंबर 2024 घोषणा के अनुसार है।
एक्सिस बैंक ने आसान एफडी बुकिंग के लिए नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है ना, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक है। अपने ग्राहकों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ फिक्स डिपॉजिट खोलने की अनुमति देने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा लॉन्च की। अच्छा, पहली सुविधा है एक्सिस बैंक ने, मतलब मोबाइल से ही एफडी खोल सकते हैं आप। पैसा करेंगे यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग से जामा। इस सेबी ने निवेशकों के निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को पता लगाने में मदद करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी जानते हैं ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी डिजिटल प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट लॉन्च किया है। आरबीआई ने ईज बज को ऑनलाइन पीए के रूप में काम करने की मंजूरी दिया है। एक भारतीय जब आरबीआई जो है, आरबीआई का जो भी न्यूज हो एकदम रट जाना है उसको। पुणे महाराष्ट्र में स्थित ईज बज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षित डिजिटल पेमेंट संसाधनों के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दिया है। एक ईज बज भारतीय एमएसएमई के लिए ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए सीडीबी एफडी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडबी। सीडबी से इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ग्रामीण बैंक के लिए स्पेशल होता है कि सीडबी किस लिए काम करता है। और पेरिस फ्रांस में स्थित है फ्रांसीसी विकास बैंक। देखिए सीडबी क्या एजेंसी है जो कि बैंक को क्या करती है, लोन देती है। फ्रांसीसी विकास बैंक एजेंस फाइनेंस डेवलपमेंट में भारत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में सेमी ग्रीन फाइनेंस समाधान बनाने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट सुविधा समझौता ज्ञापन हासिल किया है। हस्ताक्षर आरईसी एंड सीबीपीपीएल ने पाकल दूल एचईपी के लिए 2147.56 करोड़ रुपए की सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। नई दिल्ली में स्थित है आरईसी लिमिटेड, पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नाम है इसका। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, मतलब सरकारी उद्यम है और विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है आरईसी लिमिटेड। बार बार पूछता है कि आरईसी लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत काम करती है, तो विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जम्मू कश्मीर में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए ना 2143.5 करोड़ रुपए की सावधि ऋण प्रदान करने के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इकोनॉमिक और बिजनेस इसका कुछ अलग है, हम लोग इसको पढ़ेंगे अब। जर्मन संस्थान फ्रॉनहोफर ने स्थिरता और सर्कुलर इकोनॉमिक पर आईआईटी रोपर और बीआईटीएस पिलानी के साथ एमए प्राप्त किया। स्टार्टगग कोई खास न्यूज़ तो नहीं दिखाई दे रहा। जोमोटो ने विस्तारित विजन को दर्शाने के लिए इंटरनल के रूप में पुनः ब्रांडिंग की नए लोगों का नामकरण किया। अडानी भारतीय खाद्य और किराना डिलीवरी दिग्गज जोमोटो ने घोषणा किया कि अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड कर देगा। अच्छा, इंटरनल, और साथ ही नया लोगो भी जारी करेगा। AMSL समाधान के लिए MIL और TCL के साथ समझौता किया है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत पुणे महाराष्ट्र में स्थित मुनिसन इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। IEA रिपोर्ट भारत में प्राकृतिक गैस खपत 60% बढ़ेगी, 2030 तक आयात दुगना होगा। पेरिस फ्रांस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट आया है इसमें कि इंडिया गैस मार्केटिंग रिपोर्ट आउटलुक 2030 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक जो है ना 60% बढ़कर 103 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना होगा जाने की उम्मीद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से शहरी गैस वितरण, औद्योगिक मांग और बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि स्रोत करता है। बोल रहा है कि यहाँ जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस होता है LNG का आयात 2023 से 2030 के बीच दुगना से अधिक बढ़कर 65 BCM सालाना होने का अनुमान लगाया गया है। 2030 तक अनुमान 120 BCM सालाना होता है। रिपोर्ट लक्षित रणनीति के छोड़िए आगे बढ़ना। NTPC एंड IE ने लद्दाख से 16 हाइड्रोजन हाइड्रोग्रिड के लिए PPA पर हस्ताक्षर किया। नई दिल्ली में स्थित है NTPC लिमिटेड, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय, ये विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है। भारतीय सेना के तहत 25 साल की बिजली खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौता लद्दाख के चुशुलू में सोलर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड के ऑफ ग्रिड सेना संस्थानों पर 24 घंटे 200 किलोवाट ऊर्जा बिक्री का सक्षम बनाता है। GICRE बोर्ड ने UK में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दिया है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल यूनाइटेड किंगडम पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी GICRE इंडिया सर्विस कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी है।
जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.31% हुई। देखिए ये मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आया है, महंगाई जो तय किया जाता है इसे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2000 आंकड़ों के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ किसके अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 25 में घटकर 4.31% रह गई है। 5 महीने का निचला स्तर है। 2024 में 5.22 था, जनवरी 2024 में 5 से काफ़ी कम है, 4.31। महंगाई तय किया जाता है इसी से, कितना महंगाई है, कितना कम है, कितना वैसे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, जो भारत फोर्ज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। भारत के लिए रक्षा सुरक्षा संसाधनों और बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में स्थित है L3 हैरिस इंडिया के साथ 2 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। माजा बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुआ। माजा जो है माजा बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुआ। यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड बन गया। कोको कोला के आम आधारित पेय माजा ने 2024 वार्षिक बिक्री में $1 बिलियन को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। माजा को थम्स अप 2021 और स्प्राइट 2022 के बाद भारत को कोको कोला का तीसरा बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया। माजा को वैश्विक स्तर पर पेय के लिए तीसरे बिलियन डॉलर के रूप में स्थान देता है। ये अवार्ड का हम लोग कर चुके हैं। फरवरी सेकेंड वीक का बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा, सुझाव अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल की घंटी जरूर बजाएं, जो आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी पहुंच जाएगा।